रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैप्टर 9 की पार्ट 2 की वीडियो को। अच्छा, इसमें डिस्कस हमने करना है कि लूप ऑफ हेनले की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूनिट में हेल्प करती हैं, जो कि रीनल इंटरस्टिशियम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप कर सकती हैं। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना और देखना है किस तरह से ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। पहले चीज़ देखिएगा, जो आपके पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, इट इज़ फ्रीली परमिएबल फॉर वाटर और सोल्यूट्स को खास ये रीअब्सॉर्ब नहीं करता। अलग बात समझ में आ गई। अब जो भी जगह फ्रीली परमिएबल फॉर वाटर होती है ना, उसमें जाहिर सी बात है वाटर की कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे बराबर रहती है। क्यों? अगर इंटरस्टिशियम में वाटर की हाई कंसंट्रेशन हुई तो जाहिर बात है अंदर से वाटर बाहर निकलेगा और बाहर भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। अगर इंटरस्टिशियम में लो कंसंट्रेशन हुई, मसलन अंदर 300 है और इंटरस्टिशियम में होगी 200, तो क्या होगा? वाटर का ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा और अंदर के कंसंट्रेशन भी लो कर देगा। तो याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में चूंकि वाटर फ्रीली परमिएबल है, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन जो है वो बाहर के मुताबिक ही होगी, इंटरस्टिशियम के बराबर होगी। डन होगी बात। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे कुछ यहाँ तक होता है थिन असेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये भी वाटर के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड वगैरह को कुछ ना कुछ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों रीअब्जॉर्ब कर लेता है वो भी आगे जाकर देखते हैं। और फिर आखिर में आता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये असल रोल प्ले करने वाला है, ये हमारे पास मेन प्लेयर होता है। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूट्स को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहा है। सोडियम को तो एटीपी के इस्तेमाल से भेज देता है और फिर सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा क्लोराइड, बहुत सारा पोटेशियम, आपको पता है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखते हैं चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है। तो हमने अब स्टेप्स देखने हैं कि हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुला किस तरह से होता है। लो जनाब, पहले चीज़ ये देखिएगा, हमें ये तो पता है कि थिक असेंडिंग लिम्ब में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोल्यूट्स को बाहर भेज सकते हैं और बाहर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है हर पंप की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, एक हद तक ग्रेडियंट डेवलप कर सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अंदर ऑस्मोलैरिटी हो 1, बाहर ऑस्मोलैरिटी 10,000, ये फिर भी बाहर भेजने की ताकत रखता हो। तो कोई ना कोई ग्रेडियंट होगा कि यार इतना डिफरेंस हुआ तो मैं भेज सकता हूँ, इससे ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो मैं काम नहीं कर सकता। तो ये जो पंप है ना, ये 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अंदर भी 300 बाहर भी 300, ये सोल्यूट को बाहर भेजते रहेंगे। लेकिन जब बाहर 400 हो जाएगा और अंदर 200 हो जाएगा तो अब ये कहेंगे यार 400 200 में 200 मिली ऑस्मोल का डिफरेंस हो गया है। अब हम मजीद सोल्यूट को बाहर नहीं भेज सकते, चाहे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट होती है। क्लियर होगी बात? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। सबसे पहले देखें हमारे पास नई वाली मिसाल के तौर पर फिल्ट्रेट आ रहा है। फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन है 300 मिली ऑस्मोल, इंटरस्टिशियम की भी 300 मिली ऑस्मोल है, तो इसलिए वाटर की कोई रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर भी वही कंसंट्रेशन है, अंदर भी वही कंसंट्रेशन है। यहाँ से फिल्ट्रेट गुजरता गया, यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल, सारा कोई 300 था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, फिर आपके पास थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ट्रांसपोर्टर्स ने काम करना शुरू किया और सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब करवाते गए। सोल्यूट को इतना रीअब्जॉर्ब करवाया कि आपके इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ के 400 हो गई और ट्यूब्यूल के अंदर कंसंट्रेशन 200 हो गई। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ 200 डेवलप कर दिया है। अब ये मजीद नहीं बाहर भेजते क्योंकि इसने ऑलरेडी 200 को डेवलप कर दिया है। हाँ, अगर इसकी कंसंट्रेशन 400 से कम होकर 350 हुई तो ये मजीद सोल्यूट को बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है बात? ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में देखिएगा अब क्या हुआ है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट आ रहा था वो देखता है कि यार बाहर 400 है, मैं 300 हूँ और इस जगह पे वाटर इज फ्रीली परमिएबल। तो जाहिर सी बात है वाटर की ऑस्मोसिस होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन और वाटर आपके पास बाहर निकलता जाएगा, इस 300 से 400 की तरफ आता चला जाएगा। जब वाटर इस 300 से बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी सोल्यूशन में से वाटर निकालो, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ट्यूब्यूल वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते आपके पास 400 हो जाएगी। लेकिन अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आप कहेंगे यार इसमें से वाटर निकाल रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जहां वाटर भेजनी है वहां कंसंट्रेशन कम भी तो होनी चाहिए थी ना। नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माना कि यहाँ पे वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पे वाटर आएगा और इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन 400 से कम होने लगेगी तो ये ट्रांसपोर्टर्स मजीद सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स 200 का ग्रेडियंट डेवलप कर सकते हैं। तो अगर वाटर आया और इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन कम होने भी लगी तो भी ये ट्रांसपोर्टर धड़ाधड़ सोल्यूट को भेज के दोबारा इसकी कंसंट्रेशन को 400 ही रखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, अलबत्ता यहाँ पे 200 है। तो ये हमें समझ में आ गई, डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन 400 है, इंटरस्टिशियम में 400 है और असेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन 200 है। ठीक, लो जी, अब पीछे से और सोल्यूट आ रहा है। जब और सोल्यूट आएगा तो ये सारा जो यहाँ पे था ये आगे जाएगा, डेफिनेटली बात है। यहाँ पे जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से मजीद सोल्यूट आएगा तो ये जो 400 वाला है ये आगे को जाएगा। अब सोचो ये 400 वाला इधर चला गया,
यानी कि थिक असेंडिंग लिम्ब में आ गया। ये आपने देखा 400 वाला थिक असेंडिंग लिम्ब में आ गया। थिक असेंडिंग लिम्ब कहेगा लो जी बल्ले ही बल्ले, बाहर भी 400 था, मेरे पास भी 400 आ गया, मैं मजीद सल्यूट बाहर भेज दूँ क्योंकि मैं 200 का कंसनट्रेशन ग्रेन डेवलप कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना, यहाँ पे आपने देखा था 300 मिली ऑस्मोल आया था तो उसने सल्यूट को बाहर भेज भेज के बाहर 400 कर दिया था और खुद 200 हो गया था। अब इसके पास 400 मिली ऑस्मोल वाला आ रहा है तो ये दोबारा सल्यूट को बाहर भेजेगा और बाहर कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, तो इसने सल्यूट को बाहर भेज भेज के बाहर की कंसंट्रेशन कर दी 500 और अपने कम होते होते 300 हो गई इसकी। सही होगी बात, यहाँ तो बात क्लियर है बात। अच्छा जी, अब इसकी अपनी कंसंट्रेशन हो चुकी है 300 और बाहर हो चुकी है 500। ये तो बात हमें 200 का कंसंट्रेशन डिफरेंस बनाया ना इसने, तो वेरी मच जस्टिफाइड, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। जब इंटरस्टिशियम में हो गए 500 तो ऊपर से आने वाला जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब में होता है वो हमें पता है हमेशा इंटरस्टिशियम से मतलब सेम ऑस्मोलैरिटी का होता है, तो यहाँ मजीद वाटर बाहर निकलेगा और डिसेंडिंग लिम्ब में भी 500 हो जाएगी। ये आपने देखा डिसेंडिंग लिम्ब में 500 हो गई, फिर ये 500 वाला यहाँ पे आएगा, फिर ये मजीद सल्यूट को भेज भेज के इधर 600 कर देगा, फिर करते करते ये कंसनट्रेशन जो है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, अब हो सकता है कि जो आखिरी स्टेप से मैं आप मुझसे कोई कंफ्यूज हो गया हो तो मैं एक बार रिपीट करने लगा हूँ, समझ में आ गया तो स्किप कर दें, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लें। देखो हुआ क्या, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, इसने कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ 200 डेवलप कर लेना है। थिक असेंडिंग लिम्ब ने कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ 200 डेवलप कर लेना है। जब उसके पास 300 मिली ऑस्मोल आया था तो उसने बाहर कर दिया था 400, खुद हो गया था 200। ठीक है, अब यहाँ जितना ये बाहर करता है ना उतना ही उसके पास नेक्स्ट टाइम आता है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन इसने बाहर कर दी उतनी ही कंसंट्रेशन डिसेंडिंग लिम्ब में हो जाती है। तो उसने बाहर की थी 400, डिसेंडिंग लिम्ब में हो गई 400, अब उसके पास आया 400। जब उसके पास 400 रहेगा तो फिर वो बाहर भेज भेज के बाहर कर देगा 500 और खुद हो जाएगा 300। जब वो बाहर कर देगा 500 तो डिसेंडिंग लिम्ब वाला हो जाएगा 500 और उसके पास आएगा 500। वाह जी वाह, अब उसके बाद 500 आ गया तो वो बाहर सल्यूट भेज भेज के बाहर कर देगा मसाला पे 600। तो इस तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम 600 वाला इसके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन जो वो इंक्रीज से इंक्रीज करती चली जाएगी। तब तक कंटिन्यू होगा जब तक डीप आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज करते 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 कोई 1200 तक चली जाए। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा कंसंट्रेट हम इंटरस्टिशियम को नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आपने ये देख ली। दूसरी चीज़ देखिएगा, ये सारा कुछ जो है ना ये ज़्यादातर हो रहा होता है डीप एरियाज में, क्योंकि जो ऊपर वाले एरिया है ना जहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आ रहता था तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से तो हमेशा 300 मिली ऑस्मोल ही आता रहेगा। इसका मतलब है ऊपर वाली जगह पे इंटरस्टिशियम 300 मिली ऑस्मोल पे ही रहेगी, और यहाँ पे जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं वो जब डिफरेंस डेवलप करेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास यूरिन डाइल्यूट ही होगा। तो आप देख सकते हैं डीप एरियाज में यूरिन को हमने बहुत कंसंट्रेट कर लिया, 500 तक ले गए, लेकिन ऊपर वाले एरिया में 150 तक ही है, यानी कंसंट्रेशन थोड़ी ही है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है वो ऊपर वाले इंटरस्टिशियम के मुताबिक ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसने ऊपर वाले एरिया के मुताबिक 200 का डिफरेंस डेवलप करना है, और ऊपर वाले एरिया में इंटरस्टिशियम है मिसाल के तौर पर 350, तो ये तो बेचारा उतना ही काम करेगा ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डीप, आप देख सकते हैं हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं टिल 1200, लेकिन जब तक ये ऊपर जाता है यूरिन हमारे पास बहुत डाइल्यूट हो जाता है। पहली सी बात है, ये जो आपका थिक असेंडिंग लिम्ब है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोबो फैंडे तो मुसलसल बाहर सल्यूट को भेज रहा होता है ना, और वाटर तो बाहर जाने देता ही नहीं है, बिल्कुल इसने कसम खाई है कि वाटर को बाहर निकलने नहीं देना। तो इसलिए ये सारी जगह पे सल्यूट बाहर भेजता रहेगा, इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा और खुद यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता रहेगा। सही होगी बात। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है इसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि वाटर वॉज फ्रीली परमिएबल। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन बाहर थी वही कंसंट्रेशन अंदर थी। तो आप देखते हैं बिल्कुल ऐसा है भी, यहाँ 700 700 1000 1000 1200 1200, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में यूरिन की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, 200 मिली ऑस्मोल थोड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पंप लगे हुए हैं जो कि सल्यूट को बाहर भेज भेज के बाहर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और अंदर यूरिन की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। ठीक है, बात तो हमने देखा अल्टीमेटली ऊपर आते आते ये यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो चुकी हुई है। उसके बाद देखते हैं जनाब वाली, ये तो हमने देख लिया लूप ऑफ हेनले का क्या रोल है। मेनली लूप ऑफ हेनले का रोल होता है रीनल इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इस हाई कंसंट्रेशन और रीनल इंटरस्टिशियम को क्या फायदा होगा वो अभी आगे जाके देखते हैं। लो जी, अब आते हैं हम डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है एडीएच पे। अगर एडीएच होगा तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे, अगर एडीएच नहीं होगा तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अलबत्ता सोल्यूट्स को ये रीअब्जॉर्ब करते ही रहते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये NaCl वगैरह को रीअब्जॉर्ब करते ही रहते हैं। जानों की बात। अच्छा, अब थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हेनले में यूरिन डाइल्यूट हुआ था। क्यों डाइल्यूट हुआ था? क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में पाबंदी थी और सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होते जा रहे थे, तो आप ऐसे डाइल्यूट हुआ था। जबकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डाइल्यूट हो,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे यूरिन कंसनट्रेट होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे जब हमारी बॉडी में पानी की कमी है। जब हमने कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है तो उस वक्त तो बॉडी में बहुत एडीएच होगा, और बहुत एडीएच का मतलब है वाटर की बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टिल ट्यूब्यूल्स। तो डिस्टिल ट्यूब्यूल में देखते हैं वाटर की बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गई, ये फिर कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट में वाटर की बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गई, सही हो गई बात। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा हम मेडुला की तरफ जाना शुरू हो गए। तो अब नेचर का आप निज़ाम देखो कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तो हमने करवानी थी, लेकिन थिक असेंडिंग लिम्ब ने हमने पाबंदी लगाई हुई थी। क्यों भाई? अगर थिक असेंडिंग लिम्ब में भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रहती तो हम मेडुला के अंदर हाई कंसंट्रेशन डेवलप ना कर पाते। तो हम मेडुला के अंदर यहाँ पे सिर्फ इसको करते हैं सल्यूट को, थिक असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ सल्यूट को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि मेडुला की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है। और जब यूरिन कहता है यार पानी भी रीअब्जॉर्ब करवा लो, खुदा का वास्ता है, हम कहते हैं बिल्कुल पानी रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन पानी कॉर्टेक्स में जाके रीअब्जॉर्ब होगा ताकि इस इंटरस्टिशियम की जो हमने हाई कंसंट्रेशन बनाई है, ये हाई कंसंट्रेशन ख़राब ना हो जाए, ये हाई कंसंट्रेशन कम ना हो जाए, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन बड़ी फ़ायदेमंद होती है कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए। तो यह तो बात यहाँ तक बात क्लियर हो कि यहाँ पे वो बता रहे हैं द रीअब्जॉर्ब्ड वाटर इज कैरीड अवे बाय वेदर एक्ट द वेनस ब्लड। यहाँ पे वाटर वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन करवा के यूरिन कुछ हद तक हम कंसिडर कर चुके हैं, 300-400 तक कंसंट्रेशन हो चुकी है यूरिन की। अब आएगी हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स, अंदर से अंदर जाती जाएंगी मेडुला में। ये चली गई मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, और मेडुला में मोहतरम लूप ऑफ हेनले ने कंसंट्रेशन 1200 की हुई थी। तो यानी कि यहाँ पे इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इस वक्त एडीएच हुई तो जाहिर सी बात है वाटर रीअब्जॉर्ब होना चाहेगा, और बहुत ढेरों ढेर वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, और वाटर रीअब्जॉर्ब होकर यूरिन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यूरिन में से बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। अब आप कहेंगे यार इतना वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो जाहिर बात है इसकी कंसंट्रेशन तो फिर कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो वाटर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, और यहाँ पे जो वाजर एक्ट होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड उस वाटर को विनस ब्लड में ले जाता है, वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाता है। तो ये हमने देखा किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हुई है, ठीक हो। के बाद इसमें तो अभी तक हमने टोटल यही देखा है कि किस तरह से आपके लूप ऑफ हेनले ने यहाँ पे कंसंट्रेशन की है इंटरस्टिशियम में, और वो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हमने यूज़ कर ली वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की खातिर। तो हमने कहा था कंसंट्रेटेड यूरिन बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हाई लेवल ऑफ एडीएच और दूसरा हाई रीनल मेडुलरी कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी। तो एडीएच तो हाई होना चाहिए, और दूसरा ऑस्मोलैरिटी किस तरह डेवलप करते हैं वो भी हमने चेक कर लिया। लो जी, नेक्स्ट आता है यूरिया किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुला में, यानी कि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी में यूरिया की भी एक कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से। अब देखो बेचारे यूरिया से बीती क्या है। शुरू में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, लेकिन वाटर की ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, ठीक है। तो हम कहते हैं यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। फिर आगे हम इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, यूरिया बेचारा नहीं हो पा रहा, तो यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती गई। फिर अगर हम थिक असेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पे ऑल्दो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन यूरिया भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, डिस्टल ट्यूब्यूल में यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। फिर चूँकि हम कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे थे, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि एडीएच बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिया नहीं हो रहा, तो यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और यूरिया बेचारा नहीं हो पा रहा, तो यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, करते वो यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूरिया कहता है यार मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर तो हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना हो ना, तो एडीएच मोहतरमदारी बात होगा ही होगा, वो एडीएच इस जगह पे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट करता है। कौन सी यूरिया ट्रांसपोर्टर? UTA1, UTA3, यूरिया ट्रांसपोर्टर A1 और यूरिया ट्रांसपोर्टर A3, ये दोनों यूरिया ट्रांसपोर्टर्स आपके मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में मौजूद होते हैं। जब ये ट्रांसपोर्टर्स खुलेंगे तो यूरिया बेताबी से पागलों की तरह बाहर निकलेगा और इंटरस्टिशियम में जाएगा, क्योंकि यूरिया की कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस तरफ जाएगा, ठीक हो के बाद इंटरस्टिशियम में जाएगा, और जाहिर बात है इंटरस्टिशियम में फ्लूइड जा रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि यूरिया भी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। हम देखते हैं जो लोग ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं ना, उनमें ज़्यादा यूरिया बनता है, तो वो लोग अपनी किडनी के इंटरस्टिशियम को ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट वाले ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की काबिलियत रखते हैं, और जो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, थोड़ी प्रोटीन डाइट खाने वाले, वो यूरिन की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी उनमें नहीं होती, सही हो गई बात।
आगे देखते हैं रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया। अब आप मुझे कहेंगे कि यार ठीक है यूरिया ने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, लेकिन यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आपने एक्सक्रीट करना था। ठीक है अभी आप कह रहे हो रीअब्जॉर्प्शन ये वो सारा कुछ, लेकिन असल में उसको एक्सक्रीट करना था हमने। तो ठीक है यूरिया की एक्सक्रीशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है। ज़ाहिर है अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा यूरिया फिल्टर आउट होगा, ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। नंबर 2, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट होगा, ज़्यादा प्लाज्मा आएगा, ज़्यादा यूरिया आएगा, ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी। और नंबर 3, रीनल ट्यूबुलर यूरिया रीअब्जॉर्प्शन कितनी है। अगर आपने ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया तो ज़ाहिर बात है यूरिन की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, ये बात तय है। अच्छा यहाँ पे फिर एक और बात उन्होंने की हुई है, अगर कोई किडनी ख़राब है और उस किडनी में फिल्ट्रेशन रेट कम है तो ज़ाहिर बात है थोड़ा यूरिया निकलेगा और यूरिया थोड़ा वेस्ट हो सकेगा। तो यानी कि यूरिया आपके ब्लड में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यूरिया कंसंट्रेशन इन द ब्लड बढ़े तो भी एक्सक्रीशन बढ़ती है, जीएफआर बढ़े तो भी एक्सक्रीशन बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा जीएफआर हो गया कम, यानी यूरिया एक्सक्रीशन हो जाएगी कम, और जीएफआर कम होने की वजह से यूरिया आपके ब्लड में जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, यानी कि यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो एक चीज़ यूरिया की एक्सक्रीशन को कम करने वाली है यानी कि जीएफआर का कम होना, और दूसरी चीज़ यूरिया की एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाली है यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का इंक्रीज करना। तो मैं समझ लो कि हमारे पास ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर ml। ठीक है तो 500 ml में 500 ग्राम यूरिया होगा। ठीक है और ये भी आप मिसाल के तौर पे समझ लो कि इस इंसान की रिक्वायरमेंट है, इसने 100 ग्राम यूरिया को बॉडी से निकालना ही निकालना है, इतना वेस्ट यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है 500 ml में 500 ग्राम यूरिया है, ये जनाब वाली हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई 100 ml। इस 100 ml में कितनी यूरिया होगी 100 ग्राम। 100 ग्राम यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू निकल गई और हमने 100 ग्राम निकाल ली थी, मकसद पूरा हो गया, वेरी गुड। अगर किसी किडनी में प्रॉब्लम है और उस किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो आपको पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने से एक्सक्रीशन कम होती है। ठीक है मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन प्लाज्मा, और इसी तरह से एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। ये बातें तो क्लियर है आपको। तो अगर जीएफआर कम हो गया तो एक्सक्रीशन कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर जीएफआर हो गया आपके पास सिर्फ 10 ml, अगर पहले 100 ml आ रहा था उसमें 100 ग्राम आ रही थी, अब सिर्फ 10 ml आ रहा है तो कितने ग्राम आएगी, सिर्फ 10 ग्राम आएगी। ये तो बहुत मसले वाली बात हो गई, हमने 100 ग्राम निकालनी थी, सिर्फ 10 ग्राम निकल रही है, बाकी 90 ग्राम तो ब्लड में जमा होती जा रही है। यानी कि ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक वक्त आएगा यूरिया की एक्सक्रीशन नॉर्मल हो जाएगी। कैसे देखो बढ़ते बढ़ते समझ लो यूरिया की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि 10 ग्राम पर ml हो चुकी है। पहले आपके पास 1 ग्राम पर ml थी, अब 10 ग्राम पर ml, यानी कि 500 ml ब्लड में 5000 ग्राम यूरिया है। ठीक है तो अब फिल्ट्रेशन उतनी ही हो रही है 10 ml। इस 10 ml में अब कितनी यूरिया आ रही होगी 100 ग्राम, क्योंकि हर ml में 10 ग्राम है, तो अब आपके पास 100 ग्राम हो जाएगी। जीएफआर कम हो चुका है लेकिन यूरिया की एक्सक्रीशन दोबारा नॉर्मल हो चुकी है। तो अगर जीएफआर कम हो कभी भी तो इसका मतलब है कि ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। और किडनी फेलियर वगैरह में यही होता है क्योंकि किडनी फेलियर में हम थोड़ा यूरिन बना पा रहे होते हैं, जीएफआर कम होता है, तो इसलिए यूरिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये मेरी बात यहाँ पर डिस्कस कर ली। अच्छा अब आते हैं वापस हम अपने मौजू पे। यहाँ पे जनाब हम बात ये कर रहे थे कि यूरिया को आपने वेस्ट करना था, यूरिया को आपने वेस्ट करने के लिए यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लिया। क्या चक्कर है भाई, आपका मूड क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूरिया की एक्सक्रीशन में जो पहले दो फैक्टर्स थे यानी कि प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको हमने डिटेल से देख लिया, इसका इंटरलेशन वगैरह भी हमने देख लिया। दूसरा आप देखिएगा, अच्छा अब जरा देखना यूरिया की कंसंट्रेशन किस तरह से वेरी कर रही होती है। मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है यूरिया की भी, लेकिन यूरिया की थोड़ी वाटर की ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, इसलिए यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है। फिर नीचे आते रहो, ये जो ट्रिब्यूल होते हैं ना यहाँ पे तो कभी कभी यूरिया की थोड़ी सिक्रीशन भी होती है, तो यहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, यूरिया रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, इसलिए यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। और फिर हमने कहा अल्टीमेटली यहाँ पे चूंकि हमारे पास एडीएच की वजह से UTA1 और UTA3 था, तो यहाँ पे यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है। ये जो यूरिया रीअब्सॉर्ब हुआ है ना, ये टेंशन ना लो, वापस ब्लड में बहुत थोड़ा जाता है, ज़्यादातर हम वापस अपनी ट्यूब्यूल्स में ही डाल लेते हैं। ये यूरिया पे रीअब्सॉर्ब हुआ था और रीअब्सॉर्ब होने से फ़ायदा क्या हुआ, इस जगह की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। हमने कहा चल यूरिया तूने अपने काम तो कर लिए, वेरी गुड, अब तुम ना वापस आ जाओ क्योंकि हमने तुम्हें यूरिन को थ्रू निकालना तो है ही है। तो ये वापस हमारे पास ये थिन असेंडिंग लिम्ब में, थिन डिसेंडिंग लिम्ब में, यानी कि थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये एक्सक्रीशन हो जाती है।
सिक्रीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है हमेशा जब भी कुछ ट्यूब्यूल में एंटर होती है उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, ट्यूब्यूल से निकलती है उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया निकल रहा था उसको हमने कहा था यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे यूरिया एंटर हो रहा है इसको कहेंगे यूरिया की सिक्रीशन। यहाँ पे यूरिया के निकलने के लिए यूरिया ट्रांसपोर्टर्स थे UTA1 UTA3, और यहाँ पे यूरिया के वापस दाखिल होने के लिए यूरिया का ट्रांसपोर्टर है UTA2, ठीक है। तो यूरिया वापस यहाँ पे आ जाएगा, करते 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 गुजरेगा, फिर यहाँ पे निकल आए। क्यों निकलेगा? इस जगह की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हम कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकें और फिर इधर आ जाए। तो यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं तो हो सकता है यूरिया कई दफ़ा रीसर्कुलेट हो, फिर जाके कहीं वेस्ट हो, ठीक होगी बात। तो ये थी हमारे पास रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया। दूसरी तरफ अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पास ADH बहुत थोड़ा होगा। जब ADH बहुत थोड़ा होता है तो ये वाला यूरिया ट्रांसपोर्टर सही से काम नहीं करते, यानी कि यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं होता, सारा यहीं पे आ जाता है। रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जाहिर बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज नहीं कर सकेगी, हमने करनी भी नहीं है क्योंकि बहुत कंसंट्रेट बनाने की जरूरत भी नहीं है। यूरिया की यहाँ पे सिक्रीशन भी नहीं होगी, हमने करना भी नहीं क्योंकि यूरिया आया ही नहीं है तो वापस कैसे जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वाटर में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये ADH भी कम होगा, यूरिया ट्रांसपोर्टर भी कम होंगे, यूरिया की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकेगी, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, ये एक्सेस ऑफ वाटर में तो उल्टा हो जाएगा। डन। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा, हमने कहा है कि यहाँ पे वाज़ोरेक्टा आती है, यानी कि वो जो ब्लड वेसल्स होती है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आनी तो पड़ेंगी क्योंकि इस डीप जगह को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करनी, ग्लूकोज सप्लाई नहीं करनी, जाहिर बात है इस जगह के मेटाबॉलिक नीड्स हैं। तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स आएंगे तो सही, लेकिन हमने इस जगह पे बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डेवलप की हुई है, ये आप देख सकते हैं, बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डेवलप की हुई है। अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लड आ गया, ब्लड तो तहस नहस मचा देगा, यहाँ से सोल्यूट लेके भाग जाएगा, यहाँ पे वाटर ला के छोड़ जाएगा। क्या हमें क्या पता कैपिलरीज का क्या इरादे हैं? तो जनाब वाली यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो कुदरत ने ख़ास तरह की बनाई हुई हैं। वाज़ोरेक्टा में दो ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि इस जगह की ऑस्मोलैरिटी को ख़राब नहीं करती। सुभान अल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत देखें। पहली चीज़ ये होती है कि हम जितना किडनी में टोटल ब्लड आ रहा है ना, उसका सिर्फ 5% ब्लड हम मेडुला में भेजते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा ब्लड हम मेडुला में भेजते हैं। हम कहते हैं भाई सिर्फ जितना आपको अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के लिए ब्लड चाहिए ना उतना भेज रहे हैं, को फालतू ब्लड नहीं भेज रहे। तो पहले चीज़ तो हम बहुत थोड़ा ब्लड भेज रहे हैं ताकि इस जगह की कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। दूसरी बात यहाँ पे होती है काउंटर करंट एक्सचेंज। वो क्या होता है बेसिकली? देखो, जो वाज़ोरेक्टा होती है ना, क्योंकि लूप ऑफ हेनले यू शेप में है तो वो ब्लड वेसल्स भी इसी तरह यू शेप में होती हैं। लूप ऑफ हेनले में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जो आपके पास फिल्ट्रेट होता है वो पहले तो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन का होता है, करते करते उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फिर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिशियम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस हिस्से में कंसंट्रेशन कम है। तो यही काम होता है वाज़ोरेक्टा के साथ भी। क्या मतलब? यहाँ पे आपके पास ब्लड वेसल आई वाज़ोरेक्टा, जब वो ब्लड वेसल नीचे आ रही होती है तो वो देखती है इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो वाटर को बाहर निकालती है और इस जगह की तहस नहस मचा रही है ना, सीधी सी बात है। सोल्यूट को अपने अंदर रीअब्जॉर्ब करती जा रही है क्योंकि वो देखती है बाहर बहुत ज़्यादा सोल्यूट है ना, तो वो सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब करती है। हम कहते हैं क्या यार बेड़ा गलत कर दिया सारा इसने, लेकिन कोई टेंशन नहीं। जब ये ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर जाते हुए कहती है कि यार देखो कंसंट्रेशन तो बाहर नॉर्मल ही है, ये सोल्यूट को वापस निकालना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली जब ये ऊपर जाती है तो सारी बात है, ऊपर देखती है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, ये सोल्यूट को वापस निकाल जाती है। तो जो ब्लड आपके पास इस जगह से निकला है वो ब्लड बहुत ज़्यादा सोल्यूट को लेकर नहीं गया, अच्छी बात है, आपकी सोल्यूट कंसंट्रेशन बच गई, सही होगी बात। तो ये आपके पास जो ख़ास यू शेप है वाज़ोरेक्टा की, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। वो यहाँ पे कह रहे हैं 10 द वाज़ोरेक्टा डू नॉट क्रिएट द मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी बट दे डू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डिसिपेटेड, यानी कि इस जगह की जो हाई कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन डेवलप किसने की हुई है? इन ट्रांसपोर्टर्स ने की हुई है। तो वाज़ोरेक्टा इधर हाई कंसंट्रेशन डेवलप करने में कोई किरदार तो अदा नहीं करती, लेकिन कम अज़ कम इस जगह की हाई कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय भी नहीं करती। इतनी तमीज़ है उनको कि हमने इतनी मुश्किल तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन नहीं है, वाज़ोरेक्टा उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। क्लियर होगी बात? ये आप देख सकते हैं शुरू में वाज़ोरेक्टा ने सोल्यूट अपने अंदर लपेटना शुरू कर दिया तो हमने कहा था बदतमीज़, फिर इसने ऊपर जाते हुए सोल्यूट को वापस निकालना शुरू कर दिया, हमने कहा शाबाश, ठीक है वही बात। ऑलराइट, उसके बाद एक और चीज़, अब ये तो है ना वाज़ोरेक्टा नॉर्मल, तो चूंकि हमने देखा मेडुला में थोड़ा ब्लड आता है, बचत रहती है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेडुला में ज़्यादा ब्लड आएगा तो फिर हमारी इंटरस्टिशियम की जो हाई ऑस्मोलैरिटी है वो ख़राब हो जाएगी। किस वजह से ज़्यादा ब्लड आ जाता है? कुछ वेज़ोडायलेटर ड्रग्स होते हैं, ज़्यादा ब्लड आ जाता है वो सोल्यूट को ले जाते हैं, हम कहते हैं बेड़ा गर्क यार। कई दफ़ा होता है इंक्रीज आर्टिकल प्रेशर होता है, तो अगर आर्टिकल प्रेशर हुआ तो ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, सोल्यूट को ले जाएगा, हम कहेंगे बेड़ा गर्क यार। तो यानी कि अगर मेडुला में ज़्यादा ब्लड आएगा तो वो मेडुला की हाई कंसंट्रेशन को ख़राब कर देगा। बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।